Good evening class. I hope you all are doing good. So आज हमारा जो लेक्चर है 69th सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास. So this session is taken by me Harsh Bansal, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस. So अगर आप देखोगे यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि मैंने एजू गुरुकुल के जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं आपके साथ 2013 से 2020 तक के, तो अगर आप देखोगे उनमें तो यूपीएससी आजकल क्या पूछ रहा है, द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के डिफरेंट डायमेंशंस लाइक क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी, रेस. तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. तो मैं जब 5 छोटे सेशन बनाऊंगा, 5 सेशन, जिसमें ये डिस्कस करेंगे. तो आप सांगवान सर की बुक जो है हमारे पास, जो नितिन सांगवान सर की बुक, तो इसमें आप जाइए पेज नंबर 146 से 153 तक जब 5 टॉपिक की दिए हुए हैं. बाकी मैं कुछ जो वैल्यू एडिशन करूंगा, जैसे कि मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, जैसे कि मैंने आप देखिए जो मैंने अपने क्लास नोट्स भी स्लाइड्स में डाल दिए हैं. तो कुछ जैसे प्रीकैरियत एक न्यू टर्म है, तो ये सब चीजें भी आपको साथ साथ पीपीटी को कॉम्प्लीमेंट करना है. क्योंकि जैसे मैं एथनिसिटी की बात करूंगा, रेस की बात करूंगा, तो कुछ कंटेंट मैं इग्नू से भी लेके आऊंगा. तो आप ये सांगवान सर की बुक भी लेके आइए और ये लेक्चर सुनिए ताकि चीजें आपको समझ आए, और जो चीजें समझ आई हैं और उसके साथ साथ आप जो वैल्यू एडिशन है वो कर सको अपने नोट्स में. तो आज हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास. तो क्लास के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस थी. तो कार्ल मार्क्स की एक डेफिनेशन थी, एक मैक्स वेबर की डेफिनेशन थी. तो लेकिन सभी पे एक डेफिनेशन बनी हुई. क्लास क्या है? क्लास क्या है? इकोनॉमिक बेस है क्लास का. इकोनॉमिक बेस. Despite lack of consensus over its definition, class is broadly perceived as a social group having identical skills, incomes, wealth and material well-being. तो ये क्लास की डेफिनेशन है. तो क्लास को अगर देखा जाए, मतलब सभी हम चीजें स्टडी की, तो हमने देखा भी क्लास क्या है. जो स्ट्रेटिफिकेशन है फ्लूइड एंड ओपन. भी ऐसा नहीं है कोई लीगल और ट्रेडिशनल सैंक्शंस है. भी आप ऐसे नहीं भी अपर क्लास से लोअर क्लास से अपर क्लास नहीं जा सकते. जैसे कास्ट सिस्टम में आप अपनी, क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनल सैंक्शंस हैं, भी आप ऊपर नहीं जा सकते. तो क्लास में ऐसा नहीं है. तो क्लास पोजीशन क्या है? अचीव की जाती है, अस्क्राइब नहीं होती. तो क्लास पोजीशन अचीव्ड, नॉट अस्क्राइब्ड. जैसे कास्ट सिस्टम में क्या है, आपका बर्थ अगर ब्राह्मण में हुआ ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो आपकी हायर मानी जाती थी पोजीशन, और अगर दलित फैमिली में तो लोअर इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी. एंड क्लास हैज एन इकोनॉमिक बेसिस. तो ये एक क्लास की डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन ऑफ क्लास. तो हमने देखा भी मार्क्स क्लास पे क्या बोलता है. भी 2 तरह की क्लासेज होती हैं. एक तो जिनकी ऑनरशिप होती है, एक होती है नॉन ऑनरशिप. ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉन ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो 2 तरह की क्लासेज हैं. हमने देखी डिफरेंट जो क्या थे, फेजेस थे, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म. फिर उसके बाद जो क्लास खत्म होगी सोशलिज्म में खत्म होगी. तो ये हमने ऑलरेडी ये चीजें हम देख चुके हैं, तो मैं इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा. सेकंड, वेबर ने क्लास पे क्या कहा. वेबर ने जो मार्क्स की डेफिनेशन थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया. उसने क्या किया, क्या मैटर करता है, मार्केट पोजीशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट पोजीशन उसने 4 तरह की क्लासेस बताई. प्रॉपर्टीड अपर क्लास, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, पैटी बुर्जुआजी एंड मैनुअल वर्कर्स. तो ये भी मैंने बेबेरियन पर्सपेक्टिव में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इस पे भी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. फिर बॉटमोर ने एक क्लासिफिकेशन दी क्लास की, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्री. उसके बाद एंथनी गिडन्स ने क्या बताया, जो क्लास पावर के 3 सोर्सेज हैं, पोजेशन,
ऑफ प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन, फिजिकल लेबर पावर। तो इन तीनों के बेसिस पे उसने क्या बताया, तीन तरह की क्लासेज होती है, डोमिनेंट अपर क्लास, इंटरमीडिएट मिडिल क्लास, वर्किंग लोअर क्लास। तो जे एंथनी गिडन्स ने क्लास पे दिया। तो उसके बाद अगर देखो, हम पहले क्लासेज की एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखो तो हमने क्या पढ़ा था, डेथ ऑफ क्लास थीसिस, रिस्क सोसाइटी, रुंची मैन के वो पढ़ी थी पहले। तो पहले रुंची मैन की भी एक हमने क्लास की क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद पीर बुर्दू क्या बोल रहे हैं वो हमने देखा था। भी क्लास इतना मैटर नहीं करती जितनी क्या मैटर करती है, कल्चर मैटर करता है, लाइफस्टाइल मैटर करता है। तो हमने डेथ ऑफ क्लास इसमें देखा था कि क्लास कैसे रेलेवेंट नहीं है। रिस्क सोसाइटी में हमने देखा था भी कैसे क्लास अपनी जो रेलेवेंस है वो खोती जा रही है इन द रिस्क सोसाइटी। तो जो मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको डिटेल में करा चुका हूं। तो हम एनालिसिस करते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास भी ये क्या है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं एनालिसिस ऑफ अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग और लोअर क्लास। वर्किंग और लोअर क्लास, फिर आती है अंडर क्लास। ये चार तरह की क्लासेस की हम एनालिसिस करते हैं। तो ये मैं नोट्स साथ साथ आपको वो पढ़ता रहूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। तो क्लास हम एनालिसिस ऑफ अपर क्लास। तो दो थिंकर थे, वेस्टरगार्ड एंड रेसलर। इन 1975 स्टडी की उन्होंने किसके थ्रू, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक थीसिस दी, रूलिंग क्लास थीसिस। उन्होंने क्या कहा भी आज भी जो 5 to 10% क्लास है वो रूल कर रही है। 5 to रूलिंग क्लास थीसिस दी उन्होंने। इन 1975 studied adopted Marxist perspective in arguing that Britain has dominated by ruling class. They defined ruling class as one which has private ownership of capital. In Britain, ruling class was made up to 5 to 10% of population and is a dominant position in society. तो ये रूलिंग क्लास थीसिस, आप घबराइए मत, आपको ये सारी पीपीटी लिंक में मिल जाएगी। मैंने ये अभी आगे मैं क्या करता था, आगे अपने नोट्स डिक्टेट करता था, लेकिन स्टूडेंट्स को एक उनकी कन्वीनियंस के लिए अब मैंने नोट्स की फोटो खींच के इसमें वो कर दी, मैंने अपनी पीपीटीज में डाल दी ताकि आपको कन्वीनियंस हो। तो ये एनालिसिस जब वेस्टरगार्ड एंड रेसलर कर रहे थे तो उन्होंने मार्क्सियन पर्सपेक्टिव अडॉप्ट किया, तो रूलिंग क्लास थीसिस थी। लेकिन जो पीटर सॉन्डर्स था उसने जो रूलिंग क्लास थीसिस को रिजेक्ट किया। सॉन्डर्स आर्ग्यूज दैट बिजनेस आर रन बाय मैनेजर एंड डायरेक्टर्स in the West who don't substantial part of means of production, thus the lack of wealth to be seen as the capitalist or ruling class. अगर आप देखोगे अभी ये एक न्यूज थी, तो अब आप देखो इसमें क्या कह रहा है पीटर सॉन्डर्स। तो वेस्टरगार्ड क्या कह रहे हैं, भी डोमिनेंट क्लास है जो कि सभी को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर रही है। लेकिन अगर आपको पता होगा आजकल क्या हो जाता है, आईपीओ हो जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें किसी भी कंपनी के जो शेयर हैं स्टॉक मार्केट में लग जाते हैं। तो वहां पे आप देखिए जो आज की क्लासेस है, जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अभी ये मार्च 25 2021 की न्यूज है, तो 2020 में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स थे। तो अब देखिए भी जब वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के, तो वो एक तरह के ऑनर्स हो जाते हैं। तो जो ऑनरशिप है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनरशिप है। तो ऐसा नहीं है मतलब भी, क्योंकि कुछ भी अगर ये कुछ डिसीजन लेते हैं तो इनको जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जवाब देना पड़ता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर, हर साल क्या होती है, मीटिंग होती है कि शेयर होल्डर मीट, तो उस पर उनको जवाब देना पड़ता है। These managers and directors don't have monopoly over power to push any decision. तो ना ही वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। इंडिया में जैसे सेबी है,
वो कंट्रोल करती है। तो सॉन्डर्स ने क्या कहा भी जहां पे इनको आप इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक लीड्स कहो ना कि रूलिंग क्लास लीड्स कहो। तो कई बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं भी सर हम ये वर्ड कैसे पेपर 2 के आंसर को पेपर 1 से कनेक्ट करें, तो ये कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। जैसे दो देखे कितने अच्छे कीवर्ड्स हैं, इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक लीड्स and ruling class elites. Supporting capitalism, Saunders argued that capitalism has spread the wealth more widely by providing opportunity to millions of people to invest in shares and bonds. He said that capitalist class has fragmented into million of tiny pieces. थोड़े थोड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं काफी। अभी आजकल तो एप्स भी आ रही हैं, जैसे एक ऐप है अभी मैं अभी देख रहा था, ग्रो ऐप है, तो जिसमें शेयर मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सेकंड डिबेट क्या हो रहा है ऑन द एनालिसिस ऑफ अपर क्लास। तो सेकंड डिबेट ये है कि मतलब आप सिर्फ कंट्री में मत देखो, जैसे लेस्ली स्क्लेयर है, तो लेस्ली स्क्लेयर क्या कह रहा है भी ग्लोबलाइजेशन में एक ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हो रही है, ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास। लेस्ली स्क्लेयर, तो लेस्ली स्क्लेयर का कंसेप्ट क्या है, ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास। मतलब जो कंपनी है, सपोज कीजिए गूगल कंपनी है, वो डिफरेंट कंट्रीज में है, एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है। तो एक पूरी मतलब नेशंस के क्रॉस जो कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हो रही है, ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास। तो इसका सेकंड डिबेट क्या कह रहा है भी आप अपर क्लास के डिबेट को पर्टिकुलर कंट्री में मत देखिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप ट्रांस नेशंस की बाउंड्री के बाहर देखिए भी कौन अपर क्लास है। तो ये एनालिसिस ऑफ अपर क्लास। तो दो थिंकर हैं, वेस्टरगार्ड एंड रेसलर, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया, पीटर सॉन्डर्स ने। सेकंड डिबेट क्या हो रहा है, ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास, जो लेस्ली स्क्लेयर का कंसेप्ट है, लेस्ली स्क्लेयर। अभी सेकंड एनालिसिस किसकी करते हैं, मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास पे डिबेट है भी एक क्लास है कि मल्टीपल मिडिल क्लासेज हैं। तो अगर आप देखोगे एंथनी गिडन क्या कहता है, एंथनी गिडन ने मिडिल क्लास को डिफाइन किया। तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, द मिडिल क्लास यूजुअली डिफाइन कंसिस्टिंग ऑफ दोज हु हैव नॉन मैनुअल ऑक्यूपेशंस, भी मैनुअल लेबर नहीं करते, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप इंडिया में डिबेट देखोगे तो इंडिया में भी एक डिबेट है मिडिल क्लास का, या पेपर 2 में देखेंगे, ओल्ड मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। तो ओल्ड मिडिल क्लास कौन सी है, जो ब्रिटिशर के टाइम बनी थी, ये कैसे बनी थी हम देखेंगे पेपर 2 में। और न्यू मिडिल क्लास कौन सी है, जो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद बनी। ओल्ड मिडिल क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास एक डिबेट है इंडिया में भी। तो एंथनी गिडन क्या कहता है भी एक तरह की मिडिल क्लास है, मतलब एंथनी गिडन आर्गू दैट देयर इज ए सिंगल मिडिल क्लास based on possession of recognized skills. However, other neo-barbarians like Goldthorpe, तो वो क्या कह रहा है भी एक मिडिल क्लास नहीं है, दो तरह की मिडिल क्लास है। फर्स्ट क्या है, क्लर्क, और दूसरी क्या है, मैनुअल वर्कर्स। तो उसने दो तरह की मिडिल क्लास बताया। अब मिडिल क्लास के पास तीन तरह के कैपिटल एसेट्स होते हैं, तीन तरह के, प्रॉपर्टी एसेट, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट, भी उनकी पोजीशन क्या है, लार्ज ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे, एंड कल्चरल एसेट्स, एजुकेशनल अटेनमेंट, एंड क्रेडेंशियल्स, स्किल्स। द पोजेशन ऑफ ऑल ऑफ any of these gives middle class an advantage position in life. तो उनकी पोजीशन अच्छी होती है एज कंपेयर टू वर्किंग क्लास, एज कंपेयर टू लोअर क्लास। अब हम एनालिसिस करते हैं वर्किंग क्लास और लोअर क्लास की। तो हमने पहले अपर क्लास देखा, मिडिल क्लास देखा, और अब क्या है, लोअर क्लास की। इट कंसिस्ट ऑफ मैनुअल वर्कर्स
their market situation and work situation as follows. They receive lower wages than non-manual worker counterparts. तो इनकी पोजीशन क्या होती है, जो वर्किंग क्लास है या लोअर क्लास है वो कम वेजेस लेते हैं एज कंपेयर टू नॉन मैनुअल वर्किंग क्लास. They have very few less opportunities for promotion. बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है प्रमोशन की. They suffer from greater risk of unemployment. जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपने देखा होगा जब कोविड पेंडेमिक था तो कितने लोग, कोविड-19 पेंडेमिक जब लॉकडाउन लगा था कितने लोग जहां पे हमारे अनएम्प्लॉय हुए थे क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं थी. रिवर्स माइग्रेशन होने लगी, लोग गांव में जाने लगे वापस. तो इस पे वर्ल्ड बैंक की काफी स्टडीज है, तो वो आप देख लीजिएगा. दे आर लेस फ्रेंच बेनिफिट्स एज कंपेयर टू नॉन मैनुअल वर्कर्स. तो कम बेनिफिट्स होते हैं. तो ये एक उन्होंने वर्किंग क्लास को डिफाइन किया है. तो एक थीसिस आई थी इम्बुर्जुआजीमेंट. तो वो इम्बुर्जुआजीमेंट क्या थी, तो अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स ने कहा था भी जो पैटी बुर्जुआजी हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोलेटेरियट्स बन जाएंगे इन लॉन्ग रन. जो मैंने डिफाइन किया, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इन लॉन्ग रन वो क्या बन जाएंगे, प्रोलेटेरियट्स बन जाएंगे, जिसको उन्होंने कहा प्रोलेटेरियनाइजेशन. भी मतलब क्या होगा, भी इन लॉन्ग रन जो वर्किंग क्लास का जो लेवल है वो बढ़ेगा, तभी वो रेवोल्यूशन आएगी. क्योंकि जो एलीट्स होंगे वो कैपिटलिस्ट एलीट एंड मेजॉरिटी क्या होगी, वो कौन होंगे, हमारे जो वर्किंग क्लास. उस प्रोलेटेरियनाइजेशन थीसिस को कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया, इन बुर्जुआजीमेंट थीसिस. जब मैंने आपको बताया था भी क्या होगा, भी मिडिल क्लास का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं लोअर वर्किंग क्लास से मिडिल क्लास की तरफ. लेकिन गोल्डथॉर्प जिसकी लटन स्टडी थी, लुटन स्टडी found that affluent manual workers different from both the manual workers as well as middle class. They were therefore part of emerging new working class. तो अब जो इम्बुर्जुआजीमेंट थीसिस थी वो क्या कह रही थी, मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास है जब इनकी पोजीशन इंप्रूव होगी तो दे विल शिफ्ट इनटू मिडिल क्लास. लेकिन जो लुटन स्टडी हुई गोल्डथॉर्प की, लुटन स्टडी बाजे कीवर्ड याद कर लीजिए, गोल्डथॉर्प ने, तो उसने कहा भी जब वर्किंग क्लास की इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब नहीं है भी वो अपना मिडिल क्लास में आ गए. एक न्यू वर्किंग क्लास बन रही है जिसको बोल रहे हैं एफ्लुएंट वर्किंग क्लास. एफ्लुएंट वर्किंग क्लास, ये कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हो, एफ्लुएंट वर्किंग क्लास. पेपर 2 में अगर आपने कई बार क्लासेस पे आपको करना हो तो ये कीवर्ड था. प्लीज एक, जब भी मैं कीवर्ड बोलता हूं तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो एक नोटबुक लगा लीजिए जिसमें आपने कीवर्ड, सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स विच आई हैव टू पुट इन द पेपर 2, तो उसमें ये कीवर्ड्स आप यूज करते रहो. एफ्लुएंट वर्किंग क्लास, इन्फ्लुएंशियल एलीट्स, तो इस तरह. Sociologists have identified a number of social changes while might suggest that working class is shrinking, becoming increasingly divided and losing its potential for class consciousness. तो अब एक और डिबेट देखिए, कितना प्यारा डिबेट है. तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, एक तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस. क्लास इन इटसेल्फ, जब फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस होगी तो क्लास इन इटसेल्फ, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस क्लास फॉर इटसेल्फ, तो रेवोल्यूशन आएगी. लेकिन
जो सोशलॉजिस्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं भी मतलब जो क्लास है वो खुद डिवाइड हो रही है, इंक्रीजिंगली डिवाइड हो रही है, जिसके कारण जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो अपनी जो एक लूज हो रही है, मतलब वो नहीं आएगी कभी भी ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। तो जो मार्क्स का क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आगे देखते हैं कैसे। पॉइंट, मैनुअल वर्कर कॉन्स्टिट्यूट ए डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ द एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मैनुअल लेबरर्स कम हो रहे हैं क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रही है। रोबोट आज के टाइम पे तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जो भी ये मैनुअल वर्कर मैनुअल लेबर है, तो जो मैनुअल लेबर है वो कौन कर रही है? मशीन्स कर रही हैं। आज के टाइम पे जब हम डिबेट करते हैं इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग का, तो हम कह रहे हैं मतलब सीवेज जो सफाई है उनकी, आप क्योंकि मैनुअल हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनकी बहुत डेथ हो रही है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो आज के टाइम पे जो मैनुअल वर्कर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है ड्यू टू एडवांस इन मशीन्स, जो रोबोटिक्स आ रही है मशीन, तो ये सब चीजें हैं। इन द कॉन्टेम्पररी ब्रिटेन जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग हैव फॉलन बाय 54% कंपेयर टू 1945 लेवल्स। मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब्स थी वो 54% डिक्रीज हो गई एज कंपेयर टू 1945 लेवल्स। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि या तो वहां पे मशीन आ गई, या सेकंड थिंग पता क्या हो रही है, जो जो कंपनीज हैं, जो जो वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस हैं, वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कहां पे शिफ्ट कर रही हैं? जहां पे लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि चाइना और इंडिया। और अभी आज के टाइम पे डिबेट चल रहा है, अभी चाइना में भी जो लेबर वेजेस हैं, लेबर कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो गई। अब कंपनीज क्या देख रहे हैं? न्यू मार्केट देख रहे हैं जहां पे कोई लेबर बहुत सस्ती मिले। और वो कहां पे अभी नेक्स्ट हब कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बन सकता है? इंडिया बन सकता है। और इंडिया पे वही उस पे क्या कह रहे हैं, अभी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, वो इसीलिए किया है भी कल को जब कंपनी जहां पे आएंगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए, तो हम मेक इन इंडिया के थ्रू उनको एक फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट दें, स्किल इंडिया के थ्रू स्किल्ड लेबर दें। तो ये एक डिबेट है। एक्सपेंशन ऑफ न्यू मैनुअल जॉब्स हैज क्रिएटेड considerable opportunity for the upward social mobility from working class to middle class. This was weakened the class identity. Expansion of non-manual jobs. तो non-manual jobs की expansion हो चुकी है। अब आप देखिए कितनी आज के टाइम पे कितनी ज्यादा नॉन मैनुअल जॉब्स हैं। तो वर्किंग क्लास की जो क्लास आइडेंटिटी है वो लूज हो रही है। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन एज होल हैज रिजन रैपिडली, देयरफॉर देयर इज लिटिल सेंस ऑफ वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस। तो आगे के टाइम पे क्या थे? वो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, स्लम्स थे। लेकिन अगर आज देखोगे डेवलप्ड नेशन में, तो वो इंडस्ट्रियल टाउन्स की सिचुएशन कितनी इंप्रूव हो चुकी है। वर्किंग क्लास इज इंक्रीजिंगली डिवाइड बिटवीन दो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो वर्किंग क्लास भी ऐसे नहीं एक क्लास है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिवाइड हो रखी है। राफ डेरेंडॉफ क्या कह रहे हैं? ही आर्ग्यूड दैट टेक्नोलॉजी हैज लेड टू इंक्रीजिंगली डिवाइड वर्किंग क्लास, complex machinery led to division in working class between skilled, semi-skilled, unskilled manual laborers. तो अब मशीनरी ने क्या किया? वर्किंग क्लास को डिवाइड कर दिया। अब वर्किंग क्लास डिवाइड होगी तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस कभी डेवलप नहीं होगी और कभी रेवोल्यूशन नहीं आएगी। फिर आइवर क्रेव क्या कह रहे हैं? ही फाउंड दैट न्यू वर्किंग क्लास वाज डाइजेस्टिंग द लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टीज थी, आगे पार्टी पॉलिटिक्स होती थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, लेकिन अभी न्यू वर्किंग क्लास जो उन्होंने डिस्कवरी की आइवर क्रीव ने, भी लेबर पार्टी को छोड़ रही है। तो इन सभी चीजों का मतलब क्या है? जो क्लास है अपनी जो रेलेवेंस है वो लूज कर रही है। कैन रॉबर्ट्स he argued that most manual workers see themselves as working class, but there is no evidence of a class consciousness. Robert further says that working class has become disorganized, disempowered and devalued. तो ये कैन रॉबर्ट्स की एक ऑब्जर्वेशन है। ट्रेड यूनियन मेंबरशिप डिक्लाइन हो गई। क्लोज नेट वर्किंग क्लास कम्युनिटी इन वाइल वर्किंग क्लास सॉलिडारिटी इज डिवॉल्व्ड have been broken up by the patterns. तो आगे क्या थे? जो वर्किंग क्लास थे इकट्ठे रहते थे, लेकिन अब वो पैटर्न भी डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं।
Studies also found that members of working class feel that stigma of being in a working class. तो वो स्टिग्मा फील करते हैं भी, अगर कोई कहे भी यार तू वर्किंग क्लास है, तो वो अपने आप को जो मेंबर्स हैं, क्योंकि स्टडीज कह रही हैं जी, भी वो एक स्टिग्मा फील करते हैं. माइकल मॉन क्या कह रहा है? He found that workers did not possess constant images of society. They are touched by conservatism of middle class through mass media and education, and also by proletarianization by feeling exploitative of a working class. तो माइकल मॉन क्या कह रहा है? जो वर्किंग क्लास है वो कंफ्यूज हो गई. वर्किंग क्लास जब काम पे होती है तब तो उसको मार्क्सियन आइडिया अच्छे लगते हैं भी, जब वो अपने वर्क प्लेस पे होती है. जब माइकल मॉन ने कितनी प्यारी ऑब्जर्वेशन की है भी, जब तक वो वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं तब तो उनको लगता है अरे यार ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिजनेसमैन, उनको मार्क्सियन की थ्योरी याद आती है. लेकिन जब वो घर पे आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो मिडिल क्लास की वो जो मास मीडिया वो सब कुछ देख के, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सभी चीज़ें एपिसोड देख के खुश हो जाते हैं. ठीक है यार कोई ना, तो कंफ्यूज हो चुके हैं. डिड नॉट पोजेस कांस्टेंट इमेजेस ऑफ द सोसाइटी. तो कंजर्वेटिव मिडिल क्लास क्या करती है भी, यार शांत रहो, कुछ नहीं रेवोल्यूशन लेके आनी, हमें अपनी जिंदगी बितानी है बढ़िया. तो कांस्टेंट इमेज नहीं है उनके दिमाग में. जब किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होगी तो वो क्या वहाँ पे रेवोल्यूशन होगी. तो ये एनालिसिस ऑफ वर्किंग क्लास. अब नेक्स्ट क्लास क्या होती है? अंडर क्लास. सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज डिस्टिंक्टिव ग्रुप बीनीथ वर्किंग क्लास. देखिए पहले हमने देखा अपर क्लास, उसके नीचे कौन होती है? मिडिल क्लास, फिर लोअर और वर्किंग क्लास, फिर इसके नीचे कौन है? अंडर क्लास. एक और ग्रुप है जो सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं अंडर क्लास, जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? लुम्पेन प्रोलेटेरियट्स. लुम्पेन, ये टर्म याद रखिए जी आप, लुम्पेन प्रोलेटेरियट्स. लुम्पेन प्रोलेटेरियट्स. सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप beneath working class. This group is called underclass. Some sociologists emphasize economic distinctiveness of underclass, whereas others have concentrated on the cultural and behavioral difference from the rest of the population. In the later sense, underclass is seen as a social problem and threat to the society. जैसे कि जो क्रिमिनल्स जो काम नहीं करते, बेगर्स, तो ये थ्रेट मान रहे हैं सोसाइटी में, जिसको मार्क्स ने क्या कहा? लुम्पेन प्रोलेटेरियट्स. चार्ल्स मुरे क्या कह रहा है? वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था अंडर क्लास का. मुरे हेल्ड दैट अंडर क्लास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंगली क्राइम रेट्स. हाउएवर अदर सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन आप मैंने क्या कह रहा है, मतलब चार्ल्स मुरे क्या कह रहा है? जो भी सोसाइटी में क्राइम रेट्स हैं वो कौन कर रहे हैं? दैट अंडर क्लास. लेकिन मैंने आपको बताया है कि कोई भी पर्सन होता है, वो जब जन्म से कोई भी क्रिमिनल नहीं होता, उसको वहां की कंडीशन बनाती है. तो अदर सोशियोलॉजिस्ट सी अंडर क्लास क्या है? विक्टिम ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये हमने एनालिसिस ऑफ अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड लोअर और वर्किंग क्लास और अंडर क्लास देखी. अब नेक्स्ट है, एक न्यू टर्म आ रही है, प्रीकेरियस. तो जो प्रीकेरियस दो वर्ड से आई है, प्रीकेरियस एंड प्रोलेटेरियत. तो प्रीकेरियत एक न्यू टर्म है. जो कौन है? जिनके पास जॉब्स की कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अफेक्टिंग मटेरियल और फिजिकल साइकोलॉजिकल वेलफेयर. तो जहां पे गाय स्टैंडिंग नाम का एक पर्सन है, जिसने एक बुक लिखी है, द प्रीकेरियत न्यू डेंजरस क्लास. द बुक प्रेजेंट प्रीकेरियत एन इमर्जिंग क्लास comprising the rapidly growing number of people facing lives of insecurity, moving in and out of jobs that give little meaning to their lives. जॉब से निकाल दिए गए, तो प्रीकेरियस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. Guy Standing argue that the class is producing instabilities in society. Although it would be wrong to characterize the members of precariat as victims, many are frustrated and angry.
द प्रीकेरियत इज वेरी डेंजरस क्लास। डेंजरस क्लास क्यों कहा गाय स्टैंडिंग ने? अगर आप देखोगे वेस्टर्न में जीनोफोबिया, एक न्यू टर्म, जीनोफोबिया, द फियर ऑफ माइग्रेंट्स। आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी वो वॉल बना रहा था मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा था, अभी जो आपकी जॉब्स हैं अमेरिकन को, वो कौन लेके जा रहे हैं? जो माइग्रेंट्स लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए भी मतलब ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, डीग्लोबलाइजेशन, जो ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट वो भी एक तरह का इसी कारण हुआ, क्योंकि प्रीकेरियट्स को लगा भी हमारी जॉब्स बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटेन को क्या किया, वोट किया और यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करवाया। द प्रीकेरियट डेंजरस बिकॉज इट internally divided, leading to villainization of migrants and other vulnerable groups. Lacking agency, its member may be susceptible to siren calls of political extremism. तो आप देखोगे द राइट विंग वहां पे राइज कर रहा है। To prevent a politics of inferno, Guy Standing argue for a politics of paradise, in which redistribution of income security and reconfigured in a new way of good society, which the fears and aspirations of precariats are made सेंट्रल टू प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी, कि उनकी एस्पिरेशंस को शांत किया जाए। और ये प्रीकेरियत जो स्टडी है, ये इंडिया पे भी आप लगा सकते हो। अब ये आपने देखना है ये कैसे आपको ये कीवर्ड यूज करना है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी फिर भी कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो। थैंक यू क्लास।